केजरीवाल जी, सिसोदिया जी या हेमंत सोरेन जी किस चीज़ का दुकान खोले हुए हैं? वो तो जनता के सेवक हैं। आखिर वो क्या बेच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का बिहार में एक ही एजेंडा होता है, लोकसभा के चुनाव में जो 40 सीटें यहाँ हैं उसमें से अधिकतम सीटें जीत लें। आपका लाइसेंस बेच रहे हैं और पता नहीं और क्या क्या बेच रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें बेचेंगे तब तो कस्टमर के बारे में पता करना पड़ेगा, नहीं कस्टमर कौन है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ये 5 वर्षों में एनडीए ने बिहार के युवाओं के रोजगार और बिहार के बच्चों के शिक्षा के बारे में या कुछ भी बिहार की बेहतरी के लिए मुझे लगता है कि 5 साल में एक दिन भी या एक क्षण भी एनडीए ने चर्चा की। गृह मंत्री जी आकर बताएं कि अगले चुनाव के पहले वो क्या वादा करते हैं और कैसे पूरा करेंगे उसको। एक राज्य तो शायद उनको मिल जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आंकड़े में आ जाए। अगर कहीं बीजेपी को खेला कर गई तब तो हो सकता है कि 0 हो जाए। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार के दौरे पर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और ऐसा ये 10 महीने में 5वीं बार बिहार के दौरे पे आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ उनका एजेंडा है, चलिए मैं आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर सच्चिदानंद राज सर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ आखिर वो क्यों आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में एक ही एजेंडा होता है, लोकसभा के चुनाव में जो 40 सीटें यहाँ हैं उसमें से अधिकतम सीटें जीत लें। जैसे पिछली बार एनडीए बिहार की जनता ने उन 40 सीटें दी थी, लेकिन 5 वर्षों में एनडीए ने बिहार के युवाओं के रोजगार और बिहार के बच्चों के शिक्षा के बारे में या कुछ भी बिहार की बेहतरी के लिए मुझे लगता है कि 5 साल में एक दिन भी या एक क्षण भी एनडीए ने चर्चा की है। अब ठीक है, फिर चुनाव नज़दीक आ गया है, अब तो 5-6 महीना ही रह गया, तो बड़े बड़े नेता आएंगे एनडीए के, खासकर भाजपा के। आपने कहा है कि माननीय गृह मंत्री जी का ये 5वां दौरा हो गया बिहार का। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, अध्यक्ष जी भी आए थे, फिर पुनः आएंगे। ये सब चलेगा, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तब बाकी सब गिनती गिनाने के लिए लोग यहाँ पहुँच जाते हैं कि हमने कितना मंदिर बनाया, कैसे पाकिस्तान को, चीन को ठीक करके रखे हुए हैं, और गुजरात में और महाराष्ट्र में कितनी फैक्ट्रियाँ लग गई, कैसे G20 में चारों तरफ जो है सो देश का धूम मच गया। बहुत से अच्छे काम किए, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन बेल पकने से कौवे का क्या? आम पकेगा तो कौवा को ठोर मार के कुछ खा भी लेगा। यहाँ तो बेल पक रहा है, देश की तरक्की हो रही है, लेकिन बिहार जो है दिन पर दिन जो है और बदतर स्थिति में पहुँचते जा रहा है। तो आए हैं तो स्वागत है, लेकिन मैं सुनना चाहूँगा उनका एजेंडा, चाहे जो भी हो। बिहारियों का एजेंडा ये है कि गृह मंत्री जी आकर बताएं कि अगले चुनाव के पहले वो क्या वादा करते हैं और कैसे पूरा करेंगे उसको। जैसे बिहारी के बच्चे पढ़ सकें, उसके लिए उनके पास क्या योजना है और कैसे करेंगे। बिहार के युवाओं को रोज़गार मिले, उसके लिए क्या योजना है। बिहार में रोज़गार मिले, उसके लिए क्या योजना है। बिहार के मरीजों का इलाज बिहार में ही हो सके, उसके लिए क्या योजना है। बिहार के किसान जो है वो किसानी करके खुशहाल रह सकें। आज बिहार के किसानों की ये हालत है कि जब खाद खरीदने जाते हैं तो दुगने दाम पर खरीदते हैं, और जब पैदावार बेचने जाते हैं तो आधे दाम पर बेचना पड़ता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं पता है, लेकिन इसके प्रति उदासीन क्यों रहते हैं। सर, एक और सवाल है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से एक साथ 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर। ये पूरा ही बंकम है, पूरा ही बंकम है। बता दूं मैं पहले आपको, 2020 के घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट से 10 लाख नौकरी देंगे। और जब पिछले वर्ष 10 या 11 अगस्त को जब चाचा भतीजा की सरकार बनी और 15 अगस्त को झंडा फहराते समय गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि वो तो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, अब तो हम दोनों साथ आ गए हैं, तो 20 लाख रोजगार देंगे। उसके भी 1.25 साल बीत गए, उसके बाद भी काफ़ी समय बीत गया। अब जाकर जो ये 1,20,000, 22,000, 25,000 अलग अलग आंकड़े आते हैं, पता नहीं कौन सा सत्य है। ये जो आते हैं, ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि हम इतना नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। उसको थोड़ा फरिया के बता दें कि इसमें से कितने हैं जो पूर्व से नियोजित थे। नियोजितों में भी क्या है कि एक नियोजित शिक्षक जो है 2 या 3 वर्ग में क्वालिफाई किया है, तो कोई एक ही वर्ग में ज्वाइन करेगा। तो वैसे एग्जैक्टली नियोजित शिक्षकों में जो ज्वाइन करने जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो नियोजित कितने लोगों को मिला, और जो नए नौकरियां मिली हैं उसमें से कितने बिहार के लड़कों को मिली है, बिहार के युवाओं को मिली है। देखिए, जब नौकरी की बात आएगी तो पूरे देश के लोग उसमें अप्लाई करेंगे, और चूँकि बाकी राज्यों में फिर और दिसंबर और जनवरी में फिर से 1 लाख शिक्षकों से ज़्यादा मतलब नियुक्ति उन लोगों को फिर बहाली होने वाला है शिक्षकों का। देखिए, वो तो क्या है ना, आज तो कहा भी है ना कि कल कहा मुख्यमंत्री जी ने कि अब छोटा मोटा एक परीक्षा लेकर और जितने नियोजित हैं उनको नियमित कर देंगे। तो नियोजितों को तो नियमित ऐसे ही कर देना चाहिए था,
और वे परीक्षा लेकर और नाटक करके उनको नियमित करके और बड़े बड़े अंक गिनवाना ये ठीक नहीं है। मेरी समझ से इस बार जो 1,22,000 या 20,000 की जो संख्या कही जा रही है उसमें मुश्किल से 20 से 25,000 नए युवाओं को नौकरी मिली है, बिहार के नए युवाओं को नौकरी मिली है। कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों को या दूसरे राज्यों के लोगों को मिली है और अधिकांश जो हिस्सा जो है वो जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको नियमित किया गया बीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से। और ये पूरा आंकड़ा अगर मिला देंगे तो शायद लाख पार करे। उस लाख में से 50-60 हज़ार तो नियोजित शिक्षक होंगे और जो 40-45 हज़ार बच गया उसमें से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश के हैं और आधे से कम जो यहाँ हैं। ये मेरा अपना अनुमान है। सरकार के पास अगर इससे हट के कोई आंकड़ा है, सरकार अगर बताए कि यहाँ कितने नए युवाओं को नौकरी मिली तो उसको जारी करें, हम जानना चाहेंगे। सर एक और सवाल है कि कल बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा एक बयान दिया गया है कि जब उनसे प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कौन है, हमसे सिर्फ विपक्ष के बारे में बात कीजिए। देखिए ऐसा है ना कि जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, बिहार के किसी मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि प्रशांत किशोर कौन है। तो जिस तरीके से भाजपा कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को लेकर कभी वो ईडी के छापा मरवा रही है, पहले उन लोग हेमंत सोरेन पे और फिर केजरीवाल पे, तो कहीं ना कहीं डराने का काम कर रहा है भाजपा। देखिए भाजपा डराने का काम करती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ईडी एक स्वायत्त संस्था है, सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है। सरकार में जो भी होते हैं उनका दुरुपयोग करने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन जब तक कोई पुख्ता केस नहीं होगा तब तक वो अंदर तो नहीं कर सकते। आज अगर केजरीवाल जी के 3 मंत्री अंदर हैं, 2 मंत्री और 1 सांसद अंदर हैं, तो इसलिए है कि क्योंकि उनको अदालत भी उनको बेल नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमको पूरे सूत्र मिल गए हैं कि इतना 100 करोड़ रुपया इसमें इधर उधर हुआ है और 8 महीने का समय दिया कि 8 महीने के अंदर ट्रायल करके इसका निपटारा कीजिए। अर्थात ईडी ने एक पक्का केस प्रेजेंट किया है, तभी जाकर सर्वोच्च न्यायालय भी बेल देने को तैयार नहीं हो रहा है, जमानत देने को तैयार नहीं हो रहा है। केजरीवाल जी शायद इसी से डरे हुए हैं, हेमंत सोरेन जी भी शायद इसी से डरे हुए हैं। मैं बैठा हूँ, मेरे यहाँ भी ईडी का हुआ था, क्योंकि जो भी भाजपा से थोड़ा अलग होता है उस पर थोड़ी दृष्टि थोड़ी अलग पड़ जाती है, लेकिन ऐसे ही नहीं हुआ था। एक कोई किसी पर जांच चल रही थी, जिस पर जांच चल रही थी उससे पूर्व में 2009 में एक ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी से हुआ था, जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर हुआ करता था। तो उस ट्रांजैक्शन का पता करने के लिए हमारे यहाँ रेड करने की ज़रूरत नहीं थी, सामान करके पूछ लिए होते तो बता दिया होता, जैसा सीबीआई ने किया था। सीबीआई को जाकर मैंने बता दिया कि हाँ भाई क्या है, हम दुकानदार हैं, दुकान में माल रखे हुए हैं, कोई कस्टमर आएगा तो कस्टमर की जात थोड़ी पूछेंगे, कस्टमर कहाँ से आ रहा है, क्या है, उसके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं थोड़ी पूछेंगे। हम तो अपना सामान बेचेंगे उसको। उस समय हमारा रियल इस्टेट का कारोबार था, हम लोग फ्लैट बनाते थे, ज़मीन खरीदते थे, बनाते थे। तो उसमें किसी ने पैसा दिया, सबने पैसा देकर ही फ्लैट खरीदा, तो उसने भी पैसा देकर फ्लैट खरीदा। फ्लैट बन ही रहा था, तो हमने बता दिया कि भाई हाँ इतना रुपया आया है, पक्के में चेक से आया है, आपके पास सही रिकॉर्ड है और फ्लैट भी अब तैयार हो रहा है, आप कहिएगा तो फ्लैट अलॉट करेंगे, और अगर लगता हो कि नहीं फ्लैट की ज़रूरत नहीं है, पैसा रिटर्न कर देना है, तो सूद समेत पैसा रिटर्न कर देंगे। तो अब इसके पास कोई केस बचा ही नहीं, लेकिन मेरे पास वो था, तब मैं नहीं डरा, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिसको लेकर ईडी हमको लपेट सके। लेकिन ये तो मैं तो व्यापारी के रूप में दुकान खोल के रखा था। केजरीवाल जी, सिसोदिया जी या हेमंत सोरेन जी किस चीज़ का दुकान खोले हुए हैं? वो तो जनता के सेवक हैं। आखिर वो क्या बेच रहे हैं? शराब का लाइसेंस बेच रहे हैं और पता नहीं और क्या क्या बेच रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें बेचेंगे तब तो कस्टमर के बारे में पता करना पड़ेगा, नहीं कस्टमर कौन है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि ईडी सीबीआई जो है, जब आप केवल चुनाव है इसलिए ईडी सीबीआई आपके यहाँ नहीं जाएगी। हमारे यहाँ तो देश में तो चुनाव होता ही रहता है, हर 6 महीने पर कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। तो क्या ईडी सीबीआई जो है अपना वो दुकान बंद, अपना ये दफ्तर बंद कर दे? दफ्तर तो बंद नहीं होगा। आप अगर निर्दोष हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और दोषी है तो आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का क्या कुछ कहें? देखिए ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि जो तथाकथित इंडी अलायंस जो है उसमें केवल कांग्रेस ही है चुनाव में भाजपा के सामने, या फिर भाजपा के अलावा तेलंगाना में एक और पार्टी है टीआरएस या बीआरएस जो कह रहे हैं उसके सामने है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि इस बार बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन जितने मुझे राजनीतिक समझ है और जैसा मैं देख रहा हूँ, सब सर्वे वगैरह रिपोर्ट वगैरह आते हैं, ओपिनियन पोल वगैरह देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक राज्य तो शायद उनको मिल जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आंकड़े में आ जाए, लेकिन बाकी जगह उनकी हालत पतली ही होने वाली है। तो कांग्रेस 1 या 2, और अगर कहीं बीजेपी खेला कर गई तब तो होता है कि 0 हो जाए। लेकिन बीजेपी राजस्थान जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मिजोरम में उसका एनडीए के अलायंस भी जीत रहा है, इस पर भी कोई शक नहीं है।
और जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर तो बढ़ेगा, लेकिन जीत फिर भी वो जो टीआरएस या बीआरएस जो है, जो आजकल बीआरएस कहा जा रहा है, जीत शायद उसी की होगी। कांग्रेस वहाँ अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी, भाजपा भी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने बहुत अच्छा काम किया नहीं है। लेकिन ठीक है, ये तो जो मैंने टीवी पर और अखबारों में जो पढ़ा है, जो पत्रकार महोदयों के विश्लेषण सुना, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाकी तो 3 दिसंबर को तो सामने आ ही जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सजदानंद राज सर थे। उन्होंने सीधे तौर पर क्या कुछ कहा आपने भी सुना। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टीवी।